हिंदी है हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ है सर चंद्रशेखर वेंकटरामन, जो 9वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक से है। इस पाठ का एक वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें लेखक परिचय, सीवी रमन का जन्म और इनकी पढ़ाई से लेकर सरकारी नौकरी करने तक का हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम अब आगे का पढ़ते हैं। तो रामन 1917 में सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए और कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। अर्थात यहाँ उन्हें सुख सुविधाएं तो नहीं मिली, लेकिन प्रोफेसर के रूप में छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ अपने रिसर्च के लिए वक्त और माहौल दोनों मिल गया था। 4 साल बाद यानी सन 1921 में रामन एक समुद्री यात्रा पर थे। उस दौरान जहाज की डेक पर खड़े होकर घंटों नीले समुद्र को निहारना रामन को अच्छा लगता था। रामन एक प्रकृति प्रेमी भी थे, लेकिन केवल एक भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, बल्कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। समुद्र को निहारते हुए उनके मन में ये सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों दिखता है और किसी रंग का क्यों नहीं। अपने इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रामन ने अनेक ठोस, द्रव और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटॉन तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। तो प्रकाश जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है, उसी हिसाब से उसका वर्ण यानी रंग परिवर्तित होता है। और इस खोज को उनके ही नाम पर रामन प्रभाव का नाम दिया गया। साधारण भाषा में जब प्रकाश किरण तरल या ठोस से टकराती है, तो वो या तो पदार्थ में अवशोषित हो जाती है या बिखर जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरे, पीला, नारंगी और लाल, जिसे हम विबग्योर से भी जानते हैं। विबग्योर मतलब V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। इन 7 रंग की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है, यानी वायलेट कलर में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। उसके बाद क्रमशः नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल का नंबर आता है। अर्थात लाल रंग में ऊर्जा सबसे कम हो जाती है। जिस रंग की प्रकाश किरण पदार्थ से गुजरते हुए अवशोषित न होकर परावर्तित हो जाती है, यानी बिखर जाती है, वही रंग हमें दिखता है। इसी प्रकार समुद्र से जब प्रकाश किरण गुजरती है, तो नीले रंग की किरण स्कैटर हो जाती है, अर्थात वह अवशोषित नहीं होती है, बिखर जाती है, और जबकि सारे वर्ण अवशोषित हो जाते हैं। इसलिए समुद्र का रंग हमें नीला दिखाई देता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम यह हुआ कि आइंस्टाइन के विचारों का भी प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन से पहले के वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, परंतु आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है और उस सूक्ष्म अंश को फोटॉन का नाम दिया। परंतु आइंस्टाइन के पास अपनी बात सिद्ध करने के लिए प्रमाण नहीं था, पर रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का भी प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरणें तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। दूसरा, रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन आसान हो गया। इससे पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था, जो कि एक मुश्किल तकनीक है और इसमें गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। इससे सटीक जानकारी मिलती है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना संभव हो गया तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया।
रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्वविख्यात कर दिया। पुरस्कारों और सम्मानों की झड़ियां लग गई। 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में सर की उपाधि दी गई और अगले ही साल सन 1930 में उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1954 में इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, फ्रैंकलिन पदक, ह्यूज पदक इत्यादि। उन्हें अधिकांश सम्मान और पुरस्कार उस दौर में मिला जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में एक नई भारतीय चेतना को जन्म दिया। वेंकटरामन को अपने देश और अपनी संस्कृति से हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपने एक मित्र को नोबेल पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था कि जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर मुड़ा तो देखा कि जिस स्थान पर भारत का तिरंगा झंडा लहराना चाहिए था, वहां ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था और इस एहसास से मेरा गला भर आया और मैं फूट फूट कर रोया। क्योंकि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार, सम्मान या मेडल मिलता है तो उस व्यक्ति या टीम के देश का झंडा लहराता है। लेकिन चूंकि भारत उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था तो ब्रिटिश यूनियन जैक लहरा रहा था, जिसे देखकर रामन पुरस्कार पाने की खुशी के साथ साथ बहुत दुखी भी हुए। यह घटना उनके देश प्रेम को प्रकट करती है। इसी तरह उन्हें अपनी संस्कृति से भी उतना ही लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा शराब से सख्त परहेज रखते थे। चंद्रशेखर वेंकटरामन भारत में विज्ञान की उन्नति और भारत की स्वतंत्रता के चिराकांक्षी थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें एक अच्छी प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की और अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। जय हिंद।